पार्ट सेकंड। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले और फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल उनके बता दिए हैं और अब मैं आपके सामने उसकी लेकर आया हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है उनकी। ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो हैं जो मैन वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, जैसे लुक के साथ इनटू लगती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम इसको हटाया नहीं जाता है। ठीक है, और ये वाले हैं जो 2+ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले हैं। अब एक बार प्लीज़ इसको बनाइए, ये आपके सामने एक्सरसाइज है, एक बार प्लीज़ इसको बनाओ। तो दोस्तों मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन करवाता हूँ कि किस किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से देखो, हमारा पहला क्वेश्चन, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। देखो खास बात इसमें क्या है, ये इनटू है ना, ये पैसिव वॉइस बनाते टाइम यही रहेगा, है ना, लुक के साथ ही हटेगा नहीं। तो देखते हैं इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। द कमिटी, ये है इस वाक्य का सब्जेक्ट, क्योंकि लुक इनटू का अर्थ क्या होता है, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, एग्जामिन करना। इज लुकिंग इनटू, और क्या कर रही है, किसका लुकिंग इनटू कर रही है, मैटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। सबसे पहला का रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया हमने, तो क्या लिख दूं मैं, दी मैटर। दी मैटर समझ में आ गया। इज है तो इज रहेगा। ठीक है, और पैसिव वॉइस की बनावट क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी की फॉर्म भर दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, यहाँ तक इज तो मैंने इसका इजारा में था तो इजारा में रख दिया, क्योंकि कमिटी के साथ इज लगता है तो मैटर के साथ भी क्या लगेगा, इज ही लगेगा। अब देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई है तो बी की आईएनजी फॉर्म भरो, इज बीइंग। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड। ठीक है, द मैटर इज बीइंग लुक्ड। अब ये मेन बात यहाँ से ये वाला क्वेश्चन उठने वाला है कि ये इनटू जो है ये यहीं रहने वाला है। ठीक है, ये आप कहीं और कहीं लगा दो, ये गलत हो जाएगा। इज लुक्ड इनटू बाय दी कमिटी। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा नहीं बैठ रहा है तो आप इसको समझ लेना, बाय दी कमिटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैंने आपको क्या चीज़ बताई है और ये किस लिए बताई है कि ये जो इनटू की जगह है ना ये यहीं रहेगी, इनटू बाय दी कमिटी, ये पूरा आएगा। आप में से कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जी इनटू और बाई दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, तो बिल्कुल आ सकती हैं, इसी कारण क्वेश्चन गलत होता है। आगे देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द बॉयज लाफ्ड एट द बेगर। इस क्वेश्चन में एक ये कमिटी की जो स्पेलिंग है ना इसको भी ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। और स्पेलिंग इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, क्योंकि इसमें 2 M 2 T और 2 E। ठीक है, डबल M आता है, डबल T आती है और डबल E आती है। एक बार बोल के सुनाना जरा, COMMI डबल T डबल E। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। द बॉयज लाफ्ड एट द बेगर। दी बॉयज ये तो क्या है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, और दी बेगर ये क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं, द बॉयज लाफ्ड एट दी बेगर। सबसे पहले दी बेगर को उठा लो, दी बेगर, दी बेगर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है मैन वर्ब की, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म ले आओ। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। दी बेगर के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा, वॉज लगेगा। दी बेगर वॉज। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्ड होती है। दी बेगर वॉज लाफ्ड। अब ये एट है ना ये इसके साथ में रहेगा। ठीक है, ये बात खास थी। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय दी बॉयज। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय दी बॉयज। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो एट जो है इसकी जगह नहीं बदलेगी, ये यहीं रहेगा। ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सी हैज लुक्ड आफ्टर हर सिस्टर। ये 2 क्वेश्चन सही आए होंगे आप लोगों के। ठीक है, मैंने बता दिया था ना पहले, ये 2 क्वेश्चन आपके सही हैं, उसी बेस पे आधारित ये एक्सरसाइज है आप लोगों की। सी हैज लुक्ड आफ्टर हर सिस्टर। लुक आफ्टर का क्या होता है पता है, लुक आफ्टर करना यानी किसी की देखभाल करना, है ना। लुक आफ्टर यानी ब्रिंग अप करना, ब्रिंग अप जानते हो ना, पालन पोषण करना। सी हैज लुक्ड आफ्टर हर सिस्टर। तो भाई
सी तो हमारे वाक्य क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हर सिस्टर क्या हो गया हमारे वाक्य का, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बदलें इसको, देखो सबसे पहले किसको ले आए हम, हर सिस्टर, हर सिस्टर, ठीक है। अब देखो हैज है तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, हैज और है भी आएगा, लेकिन सिस्टर के साथ, सी के साथ हैज लगता है और सिस्टर के साथ भी क्या लगता है, हैज ही लगता है। हर सिस्टर हैज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लुक्ड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दो, हैज बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो लुक थर्ड फॉर्म लगा दी, हैज बीन लुक्ड। अब देखो आफ्टर, ये यही रहेगा, लुक्ड आफ्टर बाई, सी का क्या बन जाएगा, हर सिस्टर हैज़ बीन लुक्ड आफ्टर बाई हर। अब देखो खास बात ये थी यहाँ से, ये जो है ना आफ्टर वाली, ये यही रहेगी, ये एक्सरसाइज इसी बेस पे है, मैन वर्ब प्लस फिक्स प्रीपोजिशन की, ठीक है। ये तो आप बदलना तो आपको आ ही गया होगा। देखो टेंस पहले क्या करते थे कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते टाइम टेंस को रटा जाता था, अब रटना नहीं है, केवल एक स्ट्रक्चर याद रखनी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने ये याद रख लेना कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से कैसे बनते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो वैसे की वैसे लगा दो, ठीक है। उसके बाद आगे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी लगा दो, अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड लगा दो, मेन वर्ब की सेकंड है तो बी की सेकंड लगा दो, और उसके बाद थर्ड फॉर्म बी के बाद आती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, द गुल्लीबल वॉज लुकिंग एट मी, गुल्लीबल, गुल्लीबल जानते हो क्या है, गुल्लीबल का अर्थ है भोला भाला इंसान, गुल्लीबल, GULLIBLE, मैं अभी बताऊंगा, केवल इस वर्ड को पहले एक बार इनको देख लेते हैं सारा। द गुल्लीबल वॉज लुकिंग एट मी, यानी कि सबसे पहले मी कहाँ आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आई, ठीक है, आई। अब देखो ये क्या है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ वोज है, तो आई के साथ भी क्या रहेगा यहाँ पे, वोज ही रहेगा, ठीक है। और ING फॉर्म है लुकिंग, तो बी की ING लगा दो, आई वोज बीइंग, लुक की थर्ड फॉर्म लगाओ, लुक्ड, ठीक है, एट, आई वोज बीइंग लुक्ड एट बाई दी गुल्लीबल, बाई दी गुल्लीबल। बोलो बातें क्लियर हो गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ही विल हैव अंडरस्टूड योर मोटिव बाई दैट टाइम, ही विल हैव अंडरस्टूड योर मोटिव बाई दैट टाइम, ये क्वेश्चन आपने बनाया होगा सब लोगों ने। ही विल हैव अंडरस्टूड योर मोटिव, ही क्या है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और योर मोटिव, मोटिव का जानते हैं ना, उद्देश्य, इरादा, तो ये योर मोटिव क्या हो गया हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। इसको शुरुआत में ले लें हम, बिल्कुल ले लेते हैं सब, योर मोटिव। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बता देता हूँ मैं फिर से, ये लुक्ड एट बाई, एट और बाई दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन आता है, यही तो गलती होती है छोटी सी। आगे देखते हैं, ही विल हैव अंडरस्टूड योर मोटिव बाई दैट टाइम। अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इस बाई दैट टाइम को वाक्य का ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है, ये तो अदर पार्ट है वाक्य का। क्या समझ, आई विल हैव अंडरस्टूड योर मोटिव, मैं क्या समझ चुका हूँ तुम्हारा मोटिव, ठीक है, वोट का जवाब तो योर मोटिव निकल रहा है, तो योर मोटिव, ठीक है। खालिस योर मोटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, विल हैव है, ठीक है, तो विल हैव है तो विल हैव का विल हैव रहेगा, विल हैव। अब ये देखो मैन वर्ब पे आओ, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब थी, हमने वैसे की वैसे रख दी। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी की थर्ड फॉर्म लगाओ, विल हैव बीन, ठीक है। अब यहाँ पे बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अंडरस्टूड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड खुद होती है, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड। योर मोटिव विल हैव बीन अंडरस्टूड बाई हिम बाई दैट टाइम, ठीक है। देखो जगह नहीं है थोड़ी सी, मैं ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप एक काम करो, ये जो एक 2 3 और 4 जितने सेंटेंस लिखे मैंने, ये चारों सेंटेंस आप एक बार अपनी कॉपी में उतार लो, टेक योर टाइम प्लीज। ये 4 सेंटेंस जो है अपनी कॉपी में उतार लो, ताकि हमारे पास जगह बच जाए और हम इसे अच्छे से और समझ सकें, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आया होगा, ये 4 सेंटेंस तक, ठीक है साहब। गुल्लीबल का अर्थ भी समझाना है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो योर मोटिव विल हैव बीन अंडरस्टूड, मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, योर मोटिव विल हैव बीन अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड तो लिख दिया, बाई हिम
बाई दैट टाइम। देखो बाई दैट टाइम, अब देखो दो गलती यहाँ से ये वाली गड़बड़ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बाई हिम लगा दिया और बाई दैट टाइम लगा दिए, बाई बाई दो बार आ गए, लेकिन आ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बिल्कुल सब कुछ सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, ध्यान से देख लेने, बड़ा इंपॉर्टेंट, लिसन के साथ हमेशा टू लगता ही है, लिसन के साथ हमेशा टू लगना जरूरी होता है। तो दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, तो दी म्यूजिक, सबसे पहले हमने किसको उठा लिया, दी म्यूजिक। अब देखो यहाँ पे वर है तो वोज और वर में से ही आएगा। दी म्यूजिक के साथ, दे के साथ तो वर लगा है, लेकिन दी म्यूजिक के साथ वर लगेगा या वोज, बिल्कुल वोज लगेगा। इसको देख के लगाना है, बट यही लगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। दी म्यूजिक वोज। अब यहाँ पे देखो लिसनिंग आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी लगा दो, दी म्यूजिक वोज बीइंग। ठीक है, बी की आईएनजी फॉर्म लगा दी, फिर बी की थर्ड फॉर्म, सॉरी बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो लिसन की थर्ड फॉर्म लगाओ, लिसन, LISTEN ED लगा दिया, लिसन। अब देखो इसके साथ टू है ना, ये यहीं रहना है, लिसन टू बाय देम, द म्यूजिक वॉज बीइंग लिसन टू बाय देम। देखो ये बनेगा इसका। ठीक है, ध्यान से देख लो इस वाक्य को, दोबारा एक बार गौर कर लो। द म्यूजिक वॉज बीइंग लिसन टू बाय देम, ये जो वर्ब है, प्रीपोजिशन है सॉरी, लिसन के साथ, ये यहीं रहेगी, इसको हटाना नहीं है। बोलो बातें क्लियर हुई, आगे देखते हैं। शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर। मेरे हिसाब से आपको बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी और बातें समझ में भी आ रही होंगी। शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, लिसन के साथ हमेशा टू लगाना है, रखना है इसको साथ में, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लेना अपनी कॉपी में। आगे देखते हैं, शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर। ठीक है, देखो हर लवर, ये क्या हो गया हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया हमने शुरुआत में हर लवर। ठीक है, अब देखो सी वोज, सी के साथ वोज लगा है, हर लवर के साथ भी क्या लगेगा, वोज लगेगा। अच्छा, कई केवल लवर को उठा लेते हैं, हर को छोड़ देते हैं, है ना, ऐसी भी गलती कर देते हैं। भाई हर और लवर दोनों एक साथ आएंगे, हर तो पॉजिटिव केस है, कल हमने पढ़ा था ना, सी हर हर, ये तो साथ में रहेगा। हर लवर, हर लवर के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, वोज। अब देखो सर्चिंग आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी फॉर्म लगा दो, बीइंग, हर लवर वॉज बीइंग। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर लवर वॉज बीइंग, सर्च की थर्ड फॉर्म लगाओ प्यारे बच्चों, सर्च्ड। ठीक है, बीइंग सर्च्ड फॉर बाय हर, हर लवर वॉज बीइंग सर्च फॉर बाय हर, ये बनेगा। फॉर, ये वाले बस क्वेश्चन यहाँ से बनेगा प्यारे बच्चों, ये फॉर जो है ये यहाँ से हटा दिया जाएगा, बट ये यहाँ पे आएगा, ये यहीं पे बिल्कुल सही है। आप में से कुछ सोचेंगे कि फॉर और बाय दोनों एक साथ कैसे आ गए, तो बिल्कुल एक साथ आ सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें देखो एक ही बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे प्रीपोजिशन दी हुई है ना, वहीं पे प्रीपोजिशन को अपने को लगाना है। ठीक है, आगे देखें प्यारे बच्चों, नया सेंटेंस देखें, द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रोक इनटू, इससे आपकी तैयार भी हो रहे हैं। ब्रोक इनटू का अर्थ क्या होता है, सेंधमारी करना। ब्रोक इनटू में समझा देता हूँ एक बार, ब्रोक इनटू का मीनिंग, ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू का अर्थ क्या होता है, सेंधमारी करना, यानी कि घुस जाना, ये हमारे सेंधमारी करना और घुसना। ये जो है ये 2016 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था, ब्रोक इनटू। ठीक है, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट। आगे देखें, ठीक है, तो द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द हाउस। ठीक है, इस हाउस को लिखेंगे द हाउस। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये ब्रोक सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म लगाओ वॉज, और वर्ब, लेकिन हाउस के साथ तो वॉज लगेगा। द हाउस वॉज, ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रेक की, ब्रोकन। द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू, द हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय द बर्गलर लास्ट नाइट, बाय द बर्गलर लास्ट नाइट। ठीक है, द हाउस वॉज
द burglar broke into the house last night. The house was broken into by the last night. अब देखो आपकी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भैया इस चीज़ में, ठीक है। ये वाली बस बात यहाँ से ध्यान रखनी है, ये into और by जो है ये दोनों एक साथ आएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है, मिटा दिया जाए इस चीज़ को, ओके मिटा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। तो अब हमने एक वर्ड देखा था यहाँ पे गुल्लीबल, ठीक है, गुल्लीबल, GULLIBLE, गुल्लीबल, GULLIBLE, गुल्लीबल का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों भोला बाला, ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति, इसकी सिनोनिम आते हैं क्रेड्यूलस, CREDULOUS, क्रेड्यूलस, ठीक है। एक वर्ड होता है क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो CRED, क्रीड बोलते हैं इसे, CRED, क्रीड, ये जो क्रीड वर्ड है ना, जिस भी शब्द के साथ लग जाए उसका अर्थ हमेशा विश्वास से संबंधित निकलता है, बिलीव से संबंधित, है ना, किसी के ऊपर ट्रस्ट से संबंधित। क्रीड का अर्थ है ट्रस्ट, तो गुल्लीबल का अर्थ क्या है, भोला भाला, ऐसा व्यक्ति जो इजीली किसी के ऊपर विश्वास कर ले, जो बातों में आसानी से आ जाए। क्रेडुलस, क्रेडुलस और गुल्लीबल एक दूसरे के सिनोनिम में, दोनों का अर्थ क्या होता है, भोला भाला, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। और नेक्स्ट है क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्रेडिबल का अर्थ क्या है, विश्वसनीय, ये अलग चीज़ है। क्रेडिबल जैसे कोई चीज़ है, मान लो ऑथेंटिक होना, क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है, ऑथेंटिक होना, यानी किसी चीज़ के ऊपर पूर्णतः विश्वास होना, पूर्णतः विश्वसनीय होना। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इधर वाली एक्सरसाइज हम करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, आपको सबको पता है प्यारे बच्चों कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जितने भी होते हैं उनको बदला जाता है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि 2 तो 2 रहेगा। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बातें क्लियर हुई है, क्योंकि मैं फिर समझा देता हूँ, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इसी चीज़ को अगर आपको कोई पैसिव वॉइस को पूछे ना कि एक शब्द में पैसिव वॉइस की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही पैसिव वॉइस की असली डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसी से टेंस चेंज होते हैं, इसी से सारा कुछ चेंज होता है। तो देखो क्या है इसमें, 2 का 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। बी की फर्स्ट फॉर्म भाई 2 होती है, इज़ारेम भी होती है और बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म होती है। तो 2 के बाद हम इज़ारेम तो लगा नहीं सकते, 2 इज कभी नहीं आ सकता, तो क्या लिखेंगे, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉइंट क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? अब आगे चले, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ये 1 नंबर क्वेश्चन इधर से, आई एम टू राइट ए बुक, आपने कर लिया होगा, आई एम टू राइट ए बुक, ध्यान से देखो इसको, आई एम टू राइट ए बुक। सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आई, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बुक, ठीक है। आई एम टू राइट ए बुक, एक बार आप अपनी कॉपी में ना इन चीज़ों को नोट कर लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। समझाइए इस चीज़ को, आपने कर लिया होगा, आई एम टू राइट ए बुक। अब इस वाक्य में देखो, आई क्या है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और ए बुक क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले उठा लो ए बुक, ए बुक इज आर एम है तो इज आर एम का इज आर एम रख दो, लेकिन यहाँ पे देखो ए बुक के साथ तो भाई एम तो लग नहीं सकता, क्या आएगा हमारा इज, ए बुक इज, ठीक है। अब आगे देखो 2 है तो 2 का 2 रख दो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कैसे बदलते हैं हम, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज टू बी रिटन, WRITTEN, रिटन बाई मी, ए बुक इज टू बी रिटन बाई मी। पॉइंट क्लियर हुआ, कैसे सब बनाए आपको सबको पता है, ए बुक इज टू बी रिटन बाई मी, कुछ नहीं किया है मैंने, नया अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, जैसा था वैसा का वैसा ही पढ़ा है। आगे चले, ठीक है। ही इज टू रीड द रामायण, ही इज टू रीड दी रामायण, तो क्या उठाएंगे हम, दी रामायण, दी रामायण। अब देखो इज़ारैम है तो इज़ारैम रहेगा, लेकिन सबको पता है कि ही के साथ भी इज लगता है, रामायण के साथ भी क्या लगता है, इज, द रामायण इज, आगे क्या आया 2, 2 का 2 रख दिया।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव कैसे बनते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बनेगा, यानी इज टू बी, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है प्यारे बच्चों, बाकी स्पेलिंग यही रहती है। द रामायण इज टू बी रेड बाई, ही का क्या बनेगा, हिम। बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव टू डू इट, तो क्या बनेगा, इट, हैज और हैव है, इट के साथ तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, आगे टू का टू, इट हैज टू, अब डू का क्या बनेगा, टू बी डन बाई मी, इट हैज टू बी डन बाई मी। इजी है ना एकदम, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्यारे बच्चों, दे हैड टू प्ले क्रिकेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, उठा लें इसको, क्रिकेट, CRICKET। अब हेड है तो भाई हेड का तो हेड ही रहेगा, हेड टू, टू के बाद बी आ जाएगा, प्ले की क्या कौन सी फॉर्म आ जाएगी, प्लेड, हैड टू बी प्लेड बाई देम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर टू राइट इट इन ब्लैक इंक, सुन लो ध्यान से मेरी बात को, हमेशा इंक के लिए इन आता है, ठीक है, इंक के लिए क्या आता है, हमेशा इन। मैं अभी एक सेंटेंस बताऊंगा, बहुत प्यारा सा सेंटेंस जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाई देम। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, ये 1 नंबर सेंटेंस हो गया, ये 2 नंबर सेंटेंस है दोस्तों, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 5 नंबर पे, यू आर टू राइट इट इन ब्लैक इंक, तो इन ब्लैक इंक नाम है ना, ये तो एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इट, क्या लिखना है तुम लोगों को कि भाई यू आर टू राइट इट इन ब्लैक इंक, तुम्हें यह ब्लैक इंक से लिखना है, तो यह क्या यह है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इट। मैंने आपको इस सेशन के शुरुआत में ये वीडियो जो है ये 2 दिन में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, कल और आज 2 दिन में रिकॉर्ड किया है। तो कल मैंने इस सेशन में आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। यू आर टू राइट इट इन ब्लैक इंक, तो सबसे पहले किसको उठा लिया मैंने, इट। अब देखो प्यारे दोस्तों, इज आर एम, तो भाई इट के साथ तो क्या लगेगा, इज, इट इज, फिर क्या है, टू, राइट है तो टू बी रिटन, क्यों लिखा है ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के जरिए, इट इज टू बी रिटन इन ब्लैक इंक, इन ब्लैक इंक बाई, यू का क्या रहेगा, यू, बाई यू, इट इज टू बी रिटन इन ब्लैक इंक बाई यू। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, द टीचर इज टू सोल्व द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर इज टू सोल्व द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, टीचर को क्या सोल्व करना पड़ता है, प्रत्येक स्टूडेंट के डाउट को। तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ना प्यारे बच्चों, ये पूरा है, द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। कोई एवरी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मान लेगा, कोई द डाउट को ऑब्जेक्ट मान लेगा, ना ना, बिल्कुल हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अपने आप से क्वेश्चन करो कि टीचर को क्या सॉल्व करना है, क्या करना है, प्रत्येक स्टूडेंट के डाउट को सॉल्यूशन करना है। बातें क्लियर हुई। जब प्रत्येक स्टूडेंट की डाउट को सॉल्यूशन करना है तो वोट का जवाब तो क्या आया, ठीक है, वोट का अर्थ क्या होता है, क्या, और क्या का जवाब क्या है हमारे पास, प्रत्येक स्टूडेंट का डाउट, इसको पूरा ऑब्जेक्ट मान ले, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने प्यारे बच्चों, 6 नंबर सेंटेंस, दी डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब देखो इज आर एम है तो यहाँ पे भी इज आर एम ही आएगा, तो द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये भी तो क्या है, सिंगुलर है, डाउट्स होता तो प्लूरल होता, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंगुलर, द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट इज। अब देखो इज के बाद क्या है, टू, तो टू का टू रख दिया, सोल्व है, सोल्व की पैसिव कैसे बनेगा, टू बी सोल्व्ड, ठीक है, क्योंकि वो सोल्व फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और उसके बाद क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, सोल्व। द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट इज टू बी सोल्व्ड बाई दी टीचर, बाई दी टीचर। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। बहुत इजी सेंटेंस है ना, एकदम इजी है, सब कुछ इजी है। बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को। क्या ये इतना मिटा दूं मैं 6 सेंटेंस, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। इजी सा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। बस एक चीज याद रख लो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों,
देखो मेन बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करना। सब्जेक्ट की पहचान हु के जरिए करेंगे और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे हम whom और what के जरिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 7 नंबर सेंटेंस। ही हैज़ टू परचेज ए रेडियो सेट। क्या परचेज करना है उसे? ए रेडियो सेट। तो उठा लिया हमने 7 नंबर सेंटेंस, ए रेडियो सेट। भाई हैज़ और हैव है तो हैज़ और हैव ही आएगा, तो यहाँ पे भी ए रेडियो सेट के साथ भी क्या आएगा? हैज़। ए रेडियो सेट हैज़। अब देखो टू परचेज है तो क्या बन जाएगा हमारा? टू बी परचेज्ड, PURCHASED। ए रेडियो सेट हैज़ टू बी परचेज्ड बाई, ही का क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? हिम। नेक्स्ट 8 नंबर सेंटेंस देखते हैं। योर सन हैज़ टू लर्न चेस। क्या सीखना है? चेस। तो क्या लिख दिया हमने? चेस। ठीक है, हैज़ टू लर्न चेस है तो चेस के साथ भी हैज़ लगेगा। चेस हैज़ टू बी, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। चेस हैज़ टू बी लर्नड बाय योर सन। बातें क्लियर हुई? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, उसको मैं अलग से सिखाऊंगा आपको। ये मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब एक छोटी सी बात बताएं आप लोगों को। आपने इस चेस को आपने सोचा होगा कि ये तो प्लूरल है। किसी ने ऐसा सोचा होगा कि ये क्या है? प्लूरल है। ये प्लूरल है या सिंगुलर है? सोच के बताओ। अच्छा, प्लूरल क्यों सोचा है ये भी मैं बता दूं। इसीलिए सोचा है, इसके अंत में एस जुड़ा हुआ है। आपने सोच रखा होगा कि जिस वर्ड के अंत में एस जुड़ा होता है कोई नाउन के अंत में, तो वो तो हमेशा प्लूरल होती है। बॉयज प्लूरल होता है या बॉय होता है? बिल्कुल बॉयज होता है, बॉय तो नहीं होता है। तो चेस को हमने क्या माना है? सिंगुलर। और क्यों सिंगुलर माना है दोस्तों? क्योंकि ये एक सिंगल खेल का नाम है। ये एक सिंगल खेल का नाम है। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें बोलो, एक तो खेलों के नाम, ठीक है, खेलों के नाम में आपको बताऊं, जैसे उनके अंत में एस जुड़ा होता है लेकिन उनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, खेलों के नाम, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ चेस, चेस हो गया हमारा, बिलियर्ड्स, ठीक है, ये जो गेम है इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको माना क्या जाएगा? जैसे टेनिस, TENNIS। तो कभी इनको प्लूरल मानने की गलती ना करें, ये सिंगुलर हैं। नेक्स्ट अगर देखें अपन, 2 नंबर देखा जाए, खेलों के नाम हो गए एक तो, और एक इसमें नाम हो गया पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम, जैसे मैं बोलूँ पुस्तकों के नाम या फिल्मों के नाम, जैसे प्यारे दोस्तों मैं बोलूँ 3 इडियट्स, 3 इडियट्स। तो आप क्या सोच रहे हो? 3 इडियट्स आप इसको प्लूरल मानोगे या सिंगुलर मानोगे? बताओ। 3 इडियट्स ये प्लूरल नहीं है दोस्तों, ये सिंगुलर है। बिकॉज ये एक फिल्म का, एक पिक्चर का या फिर एक बुक का नाम है 3 इडियट्स, ठीक है। जैसे और मैं नाम लूँ 3 मस्केटर्स। 3, ये क्वेश्चन आया था हमारे 3 मस्केटर्स वाला, MUSKEETERS, ठीक है। 3 मस्केटर्स ये एक बुक का नाम है। बातें क्लियर हो गई? 3 इडियट्स, 3 मस्केटर्स, ये जो हैं इनके अंत में एस जुड़ा हुआ है, बट इनको क्या माना जाएगा? हमेशा सिंगुलर के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1-2 बातें और सीखते हैं। जैसे मैं बोलूँ सब्जेक्ट्स के नाम, सब्जेक्ट के नाम, सब्जेक्ट के नामों में अगर आए हैं तो मैं बोलूँ जैसे फिजिक्स, जैसे मैं बोलूँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, जैसे मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना इसके अंत में एस जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है, और सिंगल सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है दोस्तों, प्लूरल कभी नहीं होता है। अब देखो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आगे से हमें पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस पे चले। ओके, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। एस जुड़ा हुआ होता है तो दिखता है हमें प्लूरल, हमें मानना नहीं है उसको। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर सेंटेंस। अब ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है ना, 9 नंबर की और 10 नंबर की और 11 नंबर की, उसके बाद 12, 13, 14, 15 अलग हैं। सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है, ध्यान से सुन लो। देयर इज नो मनी टू बाई, कुछ नहीं करना है। देयर इज नो मनी टू बी बोट, बस इस लास्ट वाले का करना है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, अगर देयर इज से इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर बने आपकी, अगर ये वाली स्ट्रक्चर बने तो अलग चीज है, लेकिन अगर ये वाली स्ट्रक्चर बने तो अलग चीज है। देयर इज नो मनी टू बाई, ठीक है, देयर इज नो मनी टू बाई।
ध्यान से देखना मेरी बात को, इसको 2 को बदलना है हमें केवल 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं इस बात को। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग टू गेन, तो क्या करेंगे, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, GAINED, गेन की थर्ड फॉर्म ED लग जाती है। नहीं, देयर इज टाइम टू स्टडी, तो क्या करेंगे, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। देखो ये क्या है, ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में बहुत कम बार पूछे जाते हैं, लेकिन साथ में हमने कर लिए, कई बार हो सकता है पूछ भी ले, है ना, तो हमें हमारा गलत ना हो। देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, बस इतना है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें कर देना है 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इतनी है इसमें बातें। और नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो देखो 12 नंबर, इट इज़ टाइम टू परचेज प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ये सेंटेंस जो है, ये 3 तो मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना प्लीज। ये जो सेंटेंस है ना हमारा आगे 12 नंबर वाला, इट इज़ टाइम्स वाले, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारी इट इज़ टाइम वाली। इनकी भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, आप एक फिक्स स्ट्रक्चर रट लो इनकी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इट इज़ टाइम वाले, भूल नहीं करनी है हमें इसमें। देखो क्या है, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। क्या सेंटेंस हमारा, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो क्या करना है, इट इज टाइम को इट इज टाइम ही रखना है, इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा एक बार देखना इसका, टू प्रिपेयर क्या है, 2 प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 2 प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बदला तो कहाँ जाएगा, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो कन्फर्म की इसी में बदला जाएगा। 2 प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदली जाएगी, 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन इसका बदलने का थोड़ा सा तरीका अंदाज अलग होता है हमारा। नेक्स्ट देखो, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज़ टाइम, ये तो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम रहेगा, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी LEARNT। बस ये है ना, ध्यान से देखो, टू लर्न, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हमने बदल दिया है 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क, तो क्या करेंगे, इट इज़ टाइम, ठीक है, यहाँ तक रख दिया हमने। अब देखो टू डू तो लास्ट में करना है हमें, आवर होमवर्क, इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन, टू बी डन, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो क्या बन जाएगा, इट इज़ टाइम, बोलो ज़रा इसका देख के आप बोल दो, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, क्रिकेट टू बी प्लेड। एक बात सुन लो, ये अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसको एक बार यहीं पे रोक देना, तो पूरा वीडियो हो जाएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या सीखा है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बदलते हैं 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बातें क्लियर हुई। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बदलते हैं 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये तो सब कुछ ईजी था, आई एम टू राइट ए बुक इज़ टू बी रिटन बाई मी, ये सब कुछ ईजी था एकदम, सबको पता है ये, ठीक है। तो ये वाली थोड़ी सी अलग है, इट इज़ टाइम वाली स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बस आप केवल इतना कर देना, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, ठीक है। ये किसका टाइम है, कंप्यूटर सीखने का टाइम है। इट इज़ टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, या इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। देखो, टू बी प्लेड, टू बी डन, टू बी लर्न एंड टू बी प्रिपेयर्ड, ये तो लास्ट में आया ही है, बस केवल इसमें क्या नाम लगा है, फॉर। बहुत ईजी सी स्ट्रक्चर है, प्लीज़ इसको याद अपनी कंठस्थ कर लें इस चीज़ को, ठीक है। लॉजिकली भी बता दूंगा इसको मैं, लेकिन आप एक बार इसको यहाँ पे कर लें, ओके। आगे हमारा पैटर्न नंबर 4 क्लियर हो गया है, उसकी एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। आगे हम लेकर आएंगे पैटर्न नंबर 5। आप अपनी कॉपी में इसको एक बार नोट कर लो, टेक टाइम प्लीज़। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पैटर्न नंबर 5, पैटर्न 4 कर लिए हैं, पैटर्न नंबर 5 है हमारा डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस। कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, और डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। छोटा सा इस पे जिक्र करते हैं, आओ मेरे साथ, क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं, ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया था कोई भी जो वर्ब होती है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं,
ठीक है, कल मैंने ये सारी बातें आपके सामने डिस्कस कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ देखें प्यारे दोस्तों, तो इसका अर्थ निकलता है सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव का अर्थ निकलता है अकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें क्रम नहीं होता है और इसमें क्रम होता है। आगे अगर बढ़े तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इनट्रांजिटिव वर्ब के कभी भी वॉइस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रम ही नहीं होता है। कुछ अपवाद होते हैं और वो अपवाद परीक्षा में पूछे जाते हैं। अकर्मक क्रियाओं के भी उन अपवादों में वॉइस बनते हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना मान लो कि 95% वॉइस उन वर्ब का नहीं बनता जो इनट्रांजिटिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं आगे सकर्मक और अकर्मक की, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं बोलूं कि सी इज रनिंग ए स्कूल, और वहीं अगर मैं उदाहरण दूं सी इज रनिंग, सी इज लाफिंग, LAUGS लाफिंग लाउडली। अब दोनों वाक्यों में अंतर देख लेते हैं। सी इज रनिंग ए स्कूल एंड सी इज लाफिंग लाउडली। ध्यान से देखा जाए तो इस वाक्य में ए स्कूल जो है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो वाक्य है ये सहकर्मक क्रिया का है। और सी इज लाफिंग लाउडली, आप में से कई बच्चे गलती करते हैं, लाउडली को ऑब्जेक्ट मानने की कोशिश करते हैं। ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना, बिल्कुल। लाउडली क्या है इस वाक्य में? एडवर्ब है, ये मैं आपको आगे और समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रख लो कि लाफिंग एक वर्ब है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमें कौन कौन से शब्दों के पास जाना पड़ता है? या तो व्हाट के पास जाना पड़ता है या फिर whom के पास जाना पड़ता है। इन दो के पास जाएंगे तब ऑब्जेक्ट की पहचान होगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को भी दो भागों में बांटा है हमने, ध्यान से देखो। ऐसी वर्ब जो मोनोट्रांजिटिव होती हैं, मोनोट्रांजिटिव TRANSITIVE, और ऐसी वर्ब जो डाई ट्रांजिटिव हो सकती हैं। यानी कि मोनोट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है? एक कर्मक जिसमें केवल एक क्रम हो, एंड डाई ट्रांजिटिव का अर्थ हो गया प्यारे दोस्तों द्विकर्मक, जिसमें कितने क्रम हो प्यारे बच्चों? दो क्रम हो। एक क्रम वाला सेंटेंस तो हमारे सामने ये है। एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ दो क्रम वाले का। मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखूँ, सी gave me a great smile, सी gave me a great smile। ध्यान से अगर इस वाक्य का अगर जिक्र किया जाए, सी क्या है हमारे वाक्य का? सब्जेक्ट, गैव क्या है हमारे वाक्य की? वर्ब, मी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि उसने मुझे दिया, किसे दिया? मुझे दिया। किसका जवाब मिल गया हमें? होम का, ठीक है। होम का जवाब हमें मी से मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए ग्रेट स्माइल, क्या दी? एक स्माइल दी, यानी कि क्या आ गई? ये किसका जवाब है? वोट का, तो ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? सेकंड। बोलो, बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? मैं वाक्य करवा रहा हूँ अब डबल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हमारा पैटर्न नंबर 5 है। 4 पैटर्न हमारे हो चुके हैं, पैटर्न नंबर 5 इसके ऊपर ध्यान करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा और अगर इसके ऊपर डिस्कस किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, मैं अगर इसके बारे में लिखूं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा जाता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, और फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड जो होता है उसे हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत क्लियरली आपके सामने बातों को रख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करें प्लीज। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका जवाब हमें whom से मिलता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका जवाब हमें what से मिलता है। अगर मैं इसी बात को दूसरी भाषा में लिखना चाहूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं नेम ऑफ पर्सन्स ना, या नेम प्रोनाउन जो होते हैं जितने भी, ठीक है, लिविंग प्रोनाउन जितने भी होते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिविंग प्रोनाउन, PRONOUN, ठीक है। और अगर लिविंग प्रोनाउन की अगर जिक्र किया जाए, ठीक है, या नेम ऑफ पर्सन्स भी आ सकते हैं इसमें, लिविंग प्रोनाउन या नेम ऑफ पर्सन्स, ठीक है, वो होते हैं। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो सजीव चीजें होती हैं,
लिविंग, ठीक है, सॉरी लिविंग तो इसमें आ जाएगा, लिविंग प्रोनाउन इसमें आ जाएगा, जो नॉन लिविंग होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, नॉन लिविंग। ध्यान से मेरी बातों को समझे, नॉन लिविंग थिंग। अब थोड़ा सा अगर इसके ऊपर जिक्र किया जाए, होम, होम का जवाब कौन सा दे रहा है, मी, यानी लिविंग पर्सन। जैसे मैं बोलूँ राम, श्याम, गीता, ठीक है, और जैसे मैं बोलूँ आई के बजाय मैं मी बोलूँगा, मी, हिम, हर, देम, ये सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे ए ग्रेट स्माइल, बुक, की, ठीक है, सोप, रूम, ये सब जितने भी होते हैं ना वो किसके अंतर्गत आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। बोलो इतनी बातें आपके क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। आगे चले, इसको मिटा दिया जाए, टेक योर टाइम प्लीज, इसको मिटा दूं मैं। आपके अभी भी मुझे लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं फिर क्लियर करवाऊंगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने मैंने बातों को रिप्रेजेंट किया है। आगे चलते हैं और हमारा पैटर्न नंबर 5 इसी चीज़ पर आधारित होगा प्यारे दोस्तों। और पैटर्न नंबर 5 है हमारा सेंटेंस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे आते हैं। अब मान लो प्यारे दोस्तों, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस आया, हमने आसानी से चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ क्रिएट होती है कि जब ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो हम कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। सेंटेंस यहीं से चालू होता है, बातें यहीं से चालू होती हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, जैसे अभी यही तो एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, जैसे मैं सी गैव मी ए स्माइल, 1 नंबर सेंटेंस। 2 नंबर सेंटेंस में लिखूं माई फादर गैव मी ए बुक। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, सी टोल्ड हिम ए स्टोरी। एक और लिख देता हूं मैं, सी टीचेज अस इंग्लिश। एक और लिख देता हूं मैं, दे आर टीचिंग देम मैथ्स। अब ये वाक्य देखो सारे के सारे, इस वाक्य के ऊपर अगर गौर किया जाए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य हैं प्यारे दोस्तों, डबल ऑब्जेक्ट के रूप में इनको पूछा जाता है। सी क्या है हमारे वाक्य का, सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो मी, मुझे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ए स्माइल भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सजीव है इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है, और ये ए स्माइल ये निर्जीव है, इसको डायरेक्ट बोला जाता है। इसमें देखो माई फादर गैव मी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ए बुक, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट हो गए, सी टोल्ड हिम और ए स्टोरी, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। सी टीचेज अस और इंग्लिश, इसमें भी 2 हो गए। दे आर टीचिंग देम और मैथ्स। देखो किसे पढ़ाता है, किसे पढ़ाती है वो, हमें। क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स। किसे पढ़ा रहे हैं, उन्हें। तो किसे और क्या, दोनों के जवाब मिल रहे हैं। अब दिक्कत ये क्रिएट होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं आपको दोनों से बताऊंगा, और किस कौन सा एग्जाम में बेटर रहता है वो भी सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। चालू करें इसको, ओके। हाउ अबाउट पे, सी गैव मी ए स्माइल। सबसे पहले हम लेते हैं आई वाले मी को मान लिया हमने। अब देखो मी का क्या बन गया, आई। मी का क्या बन गया, आई। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है भाई, गैव। सेकंड फॉर्म देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगी, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो सी गैव सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है, वॉज और वर। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। आई वॉज गिवन, ये क्या आ गया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्माइल। आई वॉज गिवन ए स्माइल बाई हर। एक तो इस तरीके से बनेगा, ध्यान से बातों को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। आई वॉज गिवन ए स्माइल बाई हर, आई वॉज गिवन ए स्माइल बाई हर। एक इसी का अगर हम बनाएं ए स्माइल से, तो मैंने क्या ले लिया, ए स्माइल।
अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब देखो गैव सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म बताओ क्या होती है, वोज और वर, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, वोज। स्माइल वोज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मैन वर्ब आ गई, बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा। अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या रह गया हमारे पास, मी रह गया। ए स्माइल तो उठा लिया हमने, मी रह गया। अब एक छोटा सा एक वर्ड लगाएंगे हम यहाँ पे, वो वर्ड लगेगा टू। स्माइल वोज गिवन टू मी बाई हर। अब इन दोनों वाक्यों में, सेंटेंस में कंपेरिजन करो। आई वॉज गिवन ए स्माइल बाई हर, ए स्माइल वॉज गिवन टू मी बाई हर। इसको एक बार बिना टू के पढ़ के देखो, ए स्माइल वॉज गिवन मी बाई हर। और लग रहा है थोड़ा सा, इसीलिए क्या लगेगा, टू लगेगा। और ये दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है दोनों ही। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो इसमें तो हमने कोई नया वर्ड नहीं लगाया है, लेकिन इसमें हमने एक नया वर्ड लगा दिया। और कौन सा वर्ड लगा दिया, नया, टू लगा दिया। ठीक है। और लैंग्वेज ये कहती है कि बेटर स्ट्रक्चर यानी पावरफुल वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ नया ना लगे, उसी में काम सीमित रखा जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ नया लगाने के बजाय उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं संसाधनों में काम सीमित हो जाए तो वो बेटर रहता है, और ये हमको भी पता है। ठीक है। तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट स्ट्रक्चर है, नीचे वाली थोड़ी सी पुअर स्ट्रक्चर है। अगर दोनों एग्जाम में एक साथ आ जाएं, ठीक है, दोनों ऑप्शन आ जाएं, वैसे ऐसा होता नहीं है, दोनों अगर एक साथ आ जाएं तब ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ऊपर वाला जो वाक्य है यानी आई वाला जो है, इसी को आपको क्लिक करना है। अगर दोनों में से कोई एक आए तो वो आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। माई फादर गैव मी ए बुक, सबसे पहले किसको उठाएंगे, मी को। मी का क्या बन गया, आई। गैव है सेकंड फॉर्म है तो क्या बन गया, आई वॉज गिवन, बचा हुआ ऑब्जेक्ट रह जाएगा। आई वॉज गिवन ए बुक बाई माई फादर, आई वॉज गिवन ए बुक बाई माई फादर। और नेक्स्ट देखते हैं एक और, इसमें ए बुक से ले लेते हैं। तो ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर। बस एक इसमें नया वर्ड लगा दिया हमने, टू। सी टोल्ड मी हिम ए स्टोरी, तो पहले हिम को उठा लो, हिम का क्या बन गया, ही। सेकंड फॉर्म है तो क्या बना देंगे, वॉज। टोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। ही वॉज टोल्ड, बचा हुआ सब्जेक्ट रख दो या ऑब्जेक्ट रख दो, ए स्टोरी। ही वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई हर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर ए स्टोरी को उठा दें हम, ए स्टोरी वॉज टोल्ड, अब एक वर्ड लगाना पड़ेगा हमें, टू हिम। ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम बाई, सी का क्या बन जाएगा, हर। ये दो हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, बातें क्लियर हुई? इस पे चलते हैं। सी टीचेज अस इंग्लिश, सबसे पहले अस को उठाओ, अस का क्या बन जाएगा, वी। टीचेज फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भैया, इज, आर और एम। वी के साथ क्या लगेगा, आर। वी आर टोट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट। एक बात और सुन लो भाई, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम क्या अब टेंस चेंज करना रटोगे या समझोगे, रटोगे, समझेंगे से बस। ठीक है। वी आर टोट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो यहाँ पे रख दो, वी आर टोट इंग्लिश बाई हर। सी का क्या बन गया, हर। और इसी का अगर दूसरा टाइप का वर्ब बनाए तो इंग्लिश से अगर लेके बनाए इसको, तो इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज। इंग्लिश इज टोट, बस अस है ना, टू अस लगा दो बाई हर। बस एक यहाँ पे ये दिक्कत रह गई। दे आर टीचिंग देम मैथ्स, सबसे पहले किसको उठाएंगे, देम को। वो देम का क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, दे। दे आर है, दे के साथ भी क्या लगेगा, आर ही लगेगा। दे आर, आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी बताओ भैया, बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म बताओ, टोट। दे आर बीइंग टोट, दे आर बीइंग टोट। क्या पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स। इस मैथ्स को यहीं रखना है, बाई देम। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मैन वर्ब के बाद में रहेगा। दे आर बीइंग टोट मैथ्स बाई देम। अगर थोड़ा सा इसको अलग किया जाए, मैथ्स से बनाया जाए, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, मैथ्स। और मैथ्स सिंगुलर है या प्लूरल है प्यारे दोस्तों, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं मानना है। मैंने बताया था ना अभी, मैथ्स इज बीइंग, क्योंकि मैथ्स साथ इज लगेगा, मैथ्स इज बीइंग टोट। अब ये देम है ना, टोट टू देम बाई देम, बस टू देम, और दे का क्या बन जाएगा, बाई देम। बोलो, बातें क्लियर हो गई? ये था हमारा डबल ऑब्जेक्ट का मामला। डबल ऑब्जेक्ट में होता क्या है, अगर हम आई, मी, अस, वी, हिम,
हर, देम, ये वाले जो है ना, यानी कि इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको अगर पहले उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको अगर पहले उठाते हैं तो फिर हमें लगाना पड़ेगा टू मी, टू अस, टू देम, और जगह वही रहेगी जहाँ था वो। बोलो, बातें क्लियर होगी? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? अपनी कॉपी में नोट कर लो। टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों आगे हम पैटर्न 6 का जिक्र करते हैं, पैटर्न नंबर 6। 5 पैटर्न हमने सीख लिए, पैटर्न नंबर 6 पे आते हैं। ध्यान से समझो पैटर्न नंबर 6 क्या है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अंग्रेजी में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। टोटल कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के। अगर उन पांचों का अगर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूं, अगर नाम लिखा जाए, तो पहला जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों असर्टिव। सेकंड जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव, और थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव, ठीक है। और 4 नंबर जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं हम प्यारे दोस्तों ऑप्टेटिव, और 5 नंबर जो सेंटेंस होता है उसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने केवल एक प्रकार के सेंटेंस का वॉइस बनाना सीखा है, असर्टिव, ठीक है। ये 5 होते हैं, इनमें से इन 2 के और बनेंगे, ये दोनों एकदम छोटे छोटे हैं, रूल सारे यही लगेंगे। हमने ऐसा समझ लो कि 80% कवर कर लिया, केवल 20% बचता है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। समझे इस बात को? 2 नंबर में अब आपको सिखाने जा रहा हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो हमारी हेडिंग अब कौन सी होगी? इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले तो मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में समझा दूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इन 5 सेंटेंस के नाम मिटा सकता हूँ, ठीक है सर, मिटा देता हूँ मैं। अब मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, या फिर मना करना किसी को कोई काम करने के लिए, ऑर्डर देना, कमांड देना, सलाह देना, सुझाव देना या मना करना, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? वो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई फूल मत तोड़ो, शोर मत करो, इनको कैसे बनाया जाता है? ये सारे के सारे सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। समझते हैं एक बात ध्यान से। पहले इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस के वॉइस बनाने से पहले मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस समझा देता हूँ, ये आगे नरेशन में भी काम आएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे बेसिकली 4 प्रकार से शुरू होते हैं। कितने प्रकार से शुरू होते हैं? 4 प्रकार से। पहला प्रकार हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला प्रकार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। देखो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जितने भी सेंटेंस सीखे ना, वो सारे सेंटेंस सीखे हैं हमने सब्जेक्ट से शुरू होने वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले ऐसे, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। 2 नंबर जो प्रकार होगा वो होगा इसमें प्लीज या फिर काइंडली, प्लीज या फिर काइंडली, ठीक है। 3 नंबर जो सेंटेंस होगा इसमें वो होता है डोंट से शुरू होने वाले, और 4 नंबर जो प्रकार होता है वो होता है प्यारे दोस्तों लेट से शुरू होने वाले। हमारे जो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो इसके वो फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज या काइंडली से और डोंट से, इन 3 प्रकार से आते हैं, ठीक है। बेसिक एग्जाम की अगर बात की जाए तो अब इनका हम तीनों का वॉइस बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले के एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बात समझ में आई है? जैसे मैं बोलूँ ओपन दी डोर, जैसे मैं बोलूँ कम हियर, जैसे मैं बोलूँ गो देयर, जैसे मैं बोलूँ शट दी विंडो, जैसे मैं बोलूँ ब्रेक द केक। ये सारे सेंटेंस, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर यानी कि पानी का एक गिलास लेकर आओ, ठीक है। इसमें भाव किस किस के आते हैं ये बता देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पहले। इसमें क्या होता है, या तो ऑर्डर के भाव आएंगे, या किसी को सजेशन के भाव आएंगे, या एडवाइस के भाव आएंगे, या फिर कमांड के भाव आएंगे, ठीक है, कमांड।
इस प्रकार के, या फिर किसी को प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का अर्थ जानते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोहिबिट करना किसी को यानी कि मना करना, ठीक है, ये भाव आते हैं। तो हमने क्या सीखा है प्यारे दोस्तों, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ब्रिंग, ब्रिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लेकर आओ, मीन्स ये क्या है, ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस बोली तो मैं बोलूँ टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, ठीक है, टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। मैं पहले केवल इसका जिक्र कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये जो ब्रिंग है ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी कौन सा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूँ माइंड योर लैंग्वेज, जैसे मैं बोलूँ माइंड योर बिहेवियर, ठीक है, माइंड एक लिख देते हैं, चलो, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, इसको देखो दो तीन प्रकार से बदला जाएगा। कम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म, सट, सट काट के तो बंद करना फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, टेक फर्स्ट फॉर्म, टेक फर्स्ट फॉर्म एंड माइंड, माइंड काट के तो ध्यान करना किसी बात का, ठीक है, ध्यान से कोई काम करना, फर्स्ट फॉर्म होगी सारी। इनको बदलने के तरीके। अब एक बात और देखो, मैंने आपको बोला था ना कि भाई जो क्रियाएं अकर्मक होती हैं उनका कभी भी वॉइस चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। बस ये जो मैं अपवाद बता रहा था ना वो यहाँ पे आएगा बस सामने। कैसे, समझो ध्यान से। इनमें हमें भाव देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है बंदा। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें लगभग या तो किसी को ऑर्डर दिया जाता है या किसी को एडवाइस दी जाती है। बातें क्लियर हो गई? एडवाइस मतलब सलाह देना। ध्यान से देखो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग लाओ, क्या लाओ, ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या खोलो, दरवाजा, क्या का जवाब मिल रहा है हमें, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है। गो देयर, वहाँ जाओ, ये भी विदाउट ऑब्जेक्ट है। शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो, क्या बंद करो, खिड़की, इसका मतलब इसमें विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ब्रेक द केक, ब्रेक द केक यानी कि केक को काटा, यानी कि ये केक क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। टेक रेस्ट, रेस्ट करो, ठीक है, इसमें क्या है, क्या किया जाए, रेस्ट। आगे देखते हैं, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, क्या टाइम में लिया जाए, मेडिसिन, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेडिसिन। कहीं इन टाइम ऑब्जेक्ट मत मान लेना प्यारे बच्चों, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेडिसिन। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेडिसिन क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। ये कहना चाह रहा है टेक योर मेडिसिन इन टाइम, समय पर अपनी दवाइयाँ लो। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, कमांड, ऑर्डर या एडवाइस? बिल्कुल एडवाइस, बिल्कुल सही समझ रहे हो, एडवाइस मतलब सलाह देना। माइंड योर लैंग्वेज, इसमें क्या है, ऑर्डर, कमांड, आदेश है कि जबान संभाल कर बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। अब देखो इसमें दोनों प्रकार के आ गए, दोनों प्रकार को अलग अलग तरीके से हम बदलेंगे। मैं आपको केवल पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले बदलना सिखा रहा हूँ, उसके बाद प्लीज और काइंडली वाले और डोंट वाले सिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखें, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, या यहीं पे इसको पढ़ा रहने दो, डायरेक्ट लिख देते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो हमेशा शुरू होते हैं पैसिव वॉइस में लेट से। किससे शुरू होते हैं, लेट से, याद रखना इस बात को, ठीक है। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये भी याद रखोगे। ये मैं आपको फिक्स एक नोट लगवा के लिखा रहा हूँ कि ये जो लेट है ना, ये नोट विशेष है इसमें कि लेट के बाद हमेशा कौन सा क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। अब देखो पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनको हमेशा लेट से बनाया जाएगा। लेट, इनकी एक फिक्स है, इसको बस एक बार सीख लो, क्लियर आपके माइंड में बैठ जाएगा। लेट, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, अरे लिख दिया ना हमने, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, ब्रिंग, ब्रिंग कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, बस सीधा है ना, एक ही पॉइंट में, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट। देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी भैया,
ठीक है, थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो ओपन द डोर, तो क्या लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। नेक्स्ट देखते हैं कम हियर, अब भाई इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ आओ, क्या मिल रहा है इसमें, हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका सीधा बनेगा देखो, यू आर ऑर्डर्ड। एक बात और बता दें, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ना, ये कम हियर, ये कहा किसको जा रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है, सामने वाला, ठीक है, यू सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, इसलिए इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, फिर सीधा लिख दो, कम हियर है ना, टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, बस बन गया। इसका भी ऐसे बना सकते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, बना सकते हैं इसको भी ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट वाला बेटर रहता है इसमें, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट द डोर बी ओपन, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। नेक्स्ट देखते हैं गो देयर, तो क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, बस। नेक्स्ट देखते हैं शट द विंडो, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो किससे बनाएंगे हम, लेट से, लेट दी विंडो बी, और शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सट्टी होती है, शट की थर्ड फॉर्म सट, सट सट और शट। एक बात और बता देते हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑप्शनल होगा, अगर आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हो तब तो आपको इस तरीके से सीखना होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हो तो आपको डायरेक्ट ही बनाया हुआ मिलेगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। नेक्स्ट आए, शट द विंडो हो गया। ब्रेक द आइस, तो कैसे बनाएगा, लेट द आइस बी ब्रोकन, लेट द आइस बी ब्रोकन, बस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को लेट के जरिए बनाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर आगे जो भी बनेगा उससे बना देंगे। टेक रेस्ट, इसमें भी नहीं है, तो इसमें तो भाई ऑर्डर तो दिया नहीं जा रहा है, टेक रेस्ट आराम करो, एडवाइस की जा रही है, तो एक बार इसको मिटा दिया जाए, इतना ऊपर वाला, यहाँ तक मैं यहाँ पे लिख सकूँ। ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है टेक रेस्ट, टेक रेस्ट को कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। यहाँ तो देखो इस तरीके से बन सकता है, या सॉरी इसमें रेस्ट जो है क्या किया जाए, आराम किया जाए, ठीक है, तो इसमें भी ये से बन सकता है, लेट रेस्ट बी टेकन, लेट रेस्ट बी टेकन। नेक्स्ट देखते हैं टेक योर मेडिसिन इन टाइम, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, तो कैसे बनाएंगे, लेट योर मेडिसिन, योर मेडिसिन बी टेकन, लेट से बन गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया योर मेडिसिन, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका आपको पता है, लेट योर मेडिसिन, फिर टेक की फुल फॉर्म क्या बन, टेक का पैसिव क्या बनेगा, बी टेकन, और फिर क्या लगेगा, इन टाइम। और नेक्स्ट देख लेते हैं माइंड योर लैंग्वेज, तो लेट योर लैंग्वेज बी, और माइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, माइंडेड, लेट योर लैंग्वेज बी माइंडेड, लेट योर लैंग्वेज बी माइंडेड। मेरे हिसाब को आपको सारी बातें इसमें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको फिर से क्लियर करवा रहा हूँ, क्या सीखा है हमने, जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर वाक्य शुरू हो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर वाक्य शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस लेट से बनना चालू होगा, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, ठीक है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बनेगा, बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ओपन द डोर, तो क्या बनेगा, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कम हियर, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज, मैं एक्सरसाइज भी इसकी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, आगे 2 नंबर पे आए हम, और 2 नंबर जो हमारा पार्ट था इसका, वो पार्ट था प्लीज और काइंडली वाला। 2 नंबर तो इसका जो था हमारा वो था प्लीज और काइंडली वाला, प्लीज या फिर काइंडली। अब देखो इसको ध्यान से, प्लीज या काइंडली इससे कैसे बनाएगा, जैसे मैं बोलूँ प्लीज हेल्प मी, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ प्लीज
गिव मी, प्लीज़ गिव मी, इतना लिख देते हैं, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी सम मनी। जैसे मैं बोलूँ प्लीज़ टेल मी। अब देखो बात तो वही है, बस तीन प्रकार के तीन ही सेंटेंस इसमें सीख लेते हैं हम, प्लीज़ और काइंडली वाले में। प्लीज़ आ गया, इसमें प्लीज़ आ गया, इसमें भी प्लीज़ आ गया। अब प्लीज़ को छोड़ के वाक्य देखो क्या है, हेल्प मी, गिव मी सम मनी, टेल मी, वही बातें आ गई ना। यानी इसको अगर छोड़ के अगर हम सीखें तो बात हमें दिख रहा है कि सारे के सारे सेंटेंस किससे बने हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इसमें देखो प्लीज़ का भाव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो प्लीज़ किया जा रहा है तो क्या की जा रही है, हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर अभी दिया था ना, यू आर ऑर्डर्ड, वैसे क्या बनेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसमें प्लीज गिव मी सम मनी, तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, सेम टू सेम वैसे के वैसे बन जाएगा। प्लीज टेल मी, तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो प्लीज है ना, अब देखो ये गलती आती है, ये हम ऐसे नरेशन में भी करना सीखेंगे, ध्यान से समझ लो, आगे ये स्पीच में हमारे काम आएगा। प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हमने क्या किया, जब रिक्वेस्ट नाम आ गया ना तो प्लीज नाम को फिर नहीं लगाया। ये मैंने आपको सुपरफ्लूइड इंग्लिश का जो टॉपिक करवाया था उसमें आपको बताया था कि जब रिक्वेस्ट नाम आ गया तो प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड उसके साथ नहीं आते हैं। प्लीज गिव मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, प्लीज टेल मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी, बस सेम टू सेम ऐसे कैसा बनेगा, ठीक है। वहीं अगर इस चीज़ को मैं मिटाऊं, आप अपनी कॉपी में एक बार नोट करो प्लीज, ठीक है। प्लीज वाला भाव आ गया तो रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, ठीक है। प्लीज और काइंडली किस में बदल जाएगा, हमेशा रिक्वेस्ट में। इसको अगर मिटाऊं मैं, और ये प्लीज वाले वर्ड साथ में मिटा दूं मैं इसके, प्लीज वाले, ठीक है। अब देखो वाक्य क्या बन गए हमारे, वापिस वही वाक्य बन गए। मैं एक बार इसको और बदल के दिखाता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों, हेल्प मी, तो क्या बनेगा, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प्ड। नेक्स्ट देखें, लेट, ठीक है, लेट, फिर लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी, लेट मी बी गिवन सम मनी, लेट मी बी गिवन सम मनी। टेल मी, लेट मी बी टोल्ड, लेट मी बी टोल्ड, बस वही बात बन गई हमारी। बोलो पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए, बातें समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। आगे बढ़े, 3 नंबर हमारा डोंट से शुरू होने वाला। 3 नंबर जो पार्ट था वो था डोंट से शुरू होने वाला, डोंट से शुरू होने वाले। अब देखो ध्यान से देखो, डोंट से जो शुरू होता है ना उसमें हमेशा क्या किया जाता है, हमें प्रोहिबिट किया जाता है। और प्रोहिबिट का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, मना करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ डोंट मेक ए नॉइज, जैसे मैं बोलूँ डोंट टेल ए लाई, जैसे मैं बोलूँ प्यारे दोस्तों डोंट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो इसके कैसे बनेंगे, एक और बता देता हूँ मैं, डोंट गो देयर। अब इसको देखो, अगर इसमें भी अगर हम गौर करें दोबारा से तो हमारे समझ में आ रहा है कि अगर डोंट को हटा दें तो मैक ए नॉइज, टेल ए लाई, प्लक द फ्लावर्स, गो देयर, फिर से क्या बन गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्यारे दोस्तों अब तक जो हमने सीखा है उसका शाब्दिक अर्थ यही है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। कभी उनके साथ डोंट जोड़ दिया जाता है, कभी उनके साथ प्लीज़ या काइंडली जोड़ दिया जाता है, बट फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो डोंट मेक ए नॉइज, इसको भी क्या बनाएंगे, देखो 2 तरीके से बन सकता है। इसमें भी लेट से शुरू कर देंगे, इसमें क्या है नोट ही तो है एक्स्ट्रा, तो इसको देखो या तो इस तरीके से बना सकते हैं, लेट, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, डोंट मेक ए नॉइज, क्या मत करो, शोर मत करो। तो ए नॉइज क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। मैं फिर बता देता हूँ,
इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉइज। इस वाक्य का ए लाइट। इस वाक्य का फ्लावर्स। इस वाक्य का डोंट गो देयर, मुझे ऑब्जेक्ट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। डोंट मेक ए नॉइज तो क्या बनाएंगे? लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेट ए नॉइज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फर्क आ गया, अगर डोंट ना होता तब क्या करते हैं हम? मैक ए नॉइज का क्या बनाते? लेट ए नॉइज बी मेड, लेट ए नॉइज बी मेड ऐसे बनाते। अब क्या कर देंगे? डोंट आ गया ना तो क्या कर देंगे? लेट ए नॉइज नोट बी मेड, बस नोट लगा देंगे, इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरा इससे कि इसमें किस तरीके से बदल सकते हैं पता है? डोंट मेक ए नॉइज, यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज, यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज। देखो प्रोहिबिटेड नाम आ गया ना तो फिर नोट लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, ये नोट जो है ना ये हट गया। टू मेक ए नॉइज यहाँ से ही कर दिया, क्योंकि डोंट तो किस में समाहित हो गया? प्रोहिबिटेड में समाहित हो गया। बोलो बातें क्लियर हो गई? डोंट टेल ए लाई, अगर इसी में यहाँ पे हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया, अगर पॉजिटिव वर्ड यूज कर दूं मैं इसका ऐसे बनाऊं तो यू आर ऑर्डर्ड टू मेक ए नॉइज। अब देखो क्या है ये, अब सही है क्या? यू आर ऑर्डर्ड टू मेक ए नॉइज, क्या गलती है आपको? क्या गलती लग रही है? बिल्कुल सही नहीं है अभी ये। और सही क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया और ये सेंटेंस कैसा था? नेगेटिव, तो हमें नोट लगाना पड़ेगा। और यू आर ऑर्डर्ड टू नोट नहीं होगा, क्या होगा? नोट टू मेक ए नॉइज। तीन तरीके से बना दिया हमने सेंटेंस को। लेट ए नॉइज नोट बी मेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू मेक ए नॉइज एंड यू आर ऑर्डर्ड नोट टू मेक ए नॉइज। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? इसको और बनाते हैं। ठीक है, डोंट टेल ए लाई, ये दो सेंटेंस में मिटा रहा हूँ, फिर दोबारा लिख लेंगे अपन। ठीक है, डोंट टेल ए लाई, एक तो इसका इससे बनेगा, लेट से शुरू करें तो क्या बनेगा? लेट ए लाई नोट बी टोल्ड, सिंपल सा है। लेट एन लाई नोट बी टोल्ड, लेट हो गया, लेट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ए लाई ऑब्जेक्ट आ गया। फिर देखो टेल ही बचा है हमारे पास, तो टेल का तो बी टोल्ड बन जाता है, और नोट रह गया था वो नोट बीच में लगा दिया। सेकंड इसका इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, यू आर प्रोहिबिटेड टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू टेल ए लाई। किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर तीनों एक साथ आ भी जाए ना तो लेट वाला सही मानना है आपको वैसे आएंगे नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो लेट वाला ही सही मानना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ए लाई नोट बी टोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर प्रोहिबिटेड टू टेल ए लाई, और एक इसमें ये बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है नोट टू टेल ए लाई। अब मेरी बात को सुनो, मैंने किस तरीके से बना दिया सेंटेंस को? तीन तरीके से। ये नेरेशन में बहुत काम आएगी ये बात हमारे, जब हम स्पीच सीख रहे होंगे उस टाइम बहुत काम आएगी। लेट ए लाई नोट बी टोल्ड, ये तो बन गया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यू आर प्रोहिबिटेड, अब देखो इस वाक्य में क्या गलती आती है पता है? यू आर प्रोहिबिटेड, यहाँ पे एक वर्ड आपको नोट दिया हुआ मिलेगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा फिर? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि प्रोहिबिट अपने आप में ही जब नेगेटिव शब्द है, तो मैंने आपको सुपरफ्लूइड एक्सप्रेशन में बताया था कि प्रोहिबिट और फॉरबिड के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता है। तो यू आर प्रोहिबिटेड नोट टू टेल ए लाई नहीं होता है, क्या होता है? केवल टेल ए लाई। अगर नोट दिया हुआ मिले, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि प्रोहिबिट के साथ कभी भी नोट जैसे वर्ड का यूज नहीं होता है, बिकॉज प्रोहिबिट इज ऑलरेडी इन नेगेटिव फॉर्म, ये ऑलरेडी ही नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसके साथ नया यूज नहीं होगा। एंड यू आर ऑर्डर्ड, और यहाँ पे आपको ये नोट नहीं दिया हुआ मिलेगा, गलती दी जाएगी ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं। यू आर ऑर्डर्ड टू टेल ए लाई, अगर इतना ही सेंटेंस हो, अगर आपको नोट ना हो तो आप क्या समझोगे? यू आर ऑर्डर्ड टू टेल ए लाई, तो गलत है कि नहीं है? यहाँ पे तो नोट का भाव ही नहीं आया, तो हमें क्या करना है? नोट लगाना है। बोलो बातें क्लियर हो गई? एक सेंटेंस में आपको डोंट वाला और बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लो। आगे एक सेंटेंस का अगर हम जिक्र और करें, ठीक है, इसी प्रकार के सेंटेंस आएंगे। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल दो, ठीक है। और मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म वाले आए तो लेट से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार मेहनत करोगे हो जाएगा, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी एक दिन में सीख जाएं, ऐसा तो होना नहीं है। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे,
अंग्रेजी की एक कहावत है, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। देखो मैं लिख देता हूँ, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम को दुनिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता है और बोल रहा है कि रोम एक दिन में नहीं बना है। कहने का मतलब हथेली पे सरसों नहीं उगती है। अगर जीवन में कुछ पाना है, अगर कुछ बनना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। चुटकियों में कुछ नहीं होने वाला है। सोए सोए सीखना चाहते हो तो नहीं सीख पाओगे। कंप्लीट नॉलेज के लिए कंप्लीट अध्ययन करना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, टेंशन ना लो, बहुत ईजी है सब कुछ। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिख रहा था मैं कि डोंट प्लक दी फ्लावर्स। तो इसके भी 2-3 तरीके से बन सकते हैं। जैसे कैसे, पहला तो मैं बना दूं, लेट दी फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड। सबको पता है ऐसे बनेगा, लेट दी फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड। दूसरा ये से बनेगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लक दी फ्लावर्स, ठीक है। एंड एक ऐसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लक दी फ्लावर्स। यू आर ऑर्डर्ड नोट टू प्लक दी फ्लावर्स। तो तीनों बातें आपके क्लियर हो गई। फिर बता देता हूं आप लोगों को, प्रोहिबिट के साथ अगर नोट लगा हुआ मिले वो पार्ट गलत है, एरर में बहुत बार पूछा जाता है। एक नंबर बात, अगर ऑर्डर्ड के साथ अगर नोट नहीं लगा हुआ मिले तो वो पार्ट गलत है, क्योंकि फिर नेगेटिव फॉर्मेशन हमारी नहीं बनेगी। एक सेंटेंस प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए और लिख देता हूं मैं, जैसे मैं बोलूं डोंट गो देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो ऑब्जेक्ट कहीं पे आपको नजर ही नहीं आ रहा है। डोंट गो देयर में कहीं पे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए, देखें। तो इसमें देखो लेट वाली स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकती, क्योंकि लेट में क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी बना दो। इसमें मैं बोलूँ यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर एंड यू आर ऑर्डर्ड नोट टू गो देयर, ठीक है। एक वाक्य और बना देते हैं आपके लिए, चलो देखते हैं ना। एक सेंटेंस आपको बनाने के लिए देते हैं। मैं बोलूं डोंट चीट मी। एक बार इसके आप तीनों प्रकार के वाक्य बनाओ। इसमें तो ऑब्जेक्ट है मी, किसे चीट मत करो, मुझे चीट मत करो, इसमें ऑब्जेक्ट है मी। आप इसके बना के दिखाओ जरा मुझे, हाँ? तीनों प्रकार के बना के दिखा दो। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप बना लेना। सही बनाए या गलत बनाए ये देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बनाना, ठीक है। डोंट चीट मी, तो पहला तो ऐसे बनेगा, लेट मी नोट बी चीटेड, लेट मी नोट बी चीटेड। दूसरा ऐसे बनेगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू चीट मी। और नेक्स्ट बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड नोट टू चीट मी। अब देखो, मैं आपको एक प्रकार से अगर लेट वाला बता देता ना तो भी काम चल जाता हमारा। एग्जाम में लेट वाले का ही ऑप्शन आता है, कई बार ये नीचे वाले आ जाते हैं कई बार, इसीलिए मैंने आपको बताए हैं। तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, अगर आए तो आपको लेट वाला ऑप्शन चूज करना है। बाकी तीनों आएंगे नहीं, तीनों अलग अलग प्रकार से आएंगे। या तो ऊपर वाला ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा। गलती एरर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोहिबिट के साथ नोट लगा दिया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ के साथ रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट के साथ प्लीज़ या काइंडली लगा दिया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में इसको नोट करो, टेक योर टाइम प्लीज़। नेक्स्ट पैटर्न नंबर 7, ये लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद एक छोटी सी बात और बतानी है आप लोगों को, उसके बाद आपका ये जो वॉइस का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। पैटर्न नंबर 7 है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आते हैं बोर्ड पे और इसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न 7, ठीक है। और हमारा सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव। अच्छे से परिचित हो आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें, ठीक है। क्या पूछ जाते हैं प्यारे दोस्तों? प्रश्न। दो प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक तो होते हैं जिनको बोलते हैं हम ओपन एंडेड,
ठीक है, और एक जो होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड। ध्यान से समझ लो, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में क्या अंतर होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब केवल यस और नो में दिया जाता है। ओपन एंडेड वो होते हैं जिनका हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। पॉइंट क्लियर। मैं आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? पहला क्वेश्चन, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? दूसरा क्वेश्चन, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? बोलो, दो क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इसका जवाब आप अगर आप पढ़ते हो तो आप यस बोलोगे, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप नो बोलोगे। तो यस और नो वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, मैं बोलूँ कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो अब आप यस और नो तो बोल नहीं सकते, आपको इसका कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। आपको एक टीचर का नाम बताना पड़ेगा, आपका जो टीचर है, फेवरेट टीचर है उसका। दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ध्यान से देखो, यस और नो वाले क्वेश्चन और एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन। एक आपको सबको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें वाक्य की हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आती है सब्जेक्ट से। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो, बातें क्लियर होगी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। एक वर्ड लगा दिया जाता है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है सेम, बट इसमें एक पहले हमने क्या लगा दिया, WH वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? एक सेंटेंस में बोलो, डू यू लर्न इंग्लिश या डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू लाइक इंग्लिश, इसका अर्थ क्या है? क्या तुम अंग्रेजी पसंद करते हो? डू क्या है हमारे वाक्य की प्यारे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। यू पसंद करने वाले कौन हो? तुम, सब्जेक्ट। लाइक मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। क्या पसंद करते हो? इंग्लिश। वहीं मैं इस वाक्य को लिख दूं प्यारे दोस्तों, वाई डू यू लाइक इंग्लिश? तुम इंग्लिश पसंद क्यों करते हो? ये वाई क्या हो गया? WH वर्ड। डू क्या हो गई हमारे वाक्य की? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। लाइक क्या हो गया? मेन वर्ब एंड इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बोलो, बातें क्लियर हो गई। तो हमने क्या सीखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जो यस और नो वाले होते हैं या फिर WH वर्ड वाले होते हैं। पॉइंट क्लियर। इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे हम। इसको मिटा दिया जाए इतनी चीज़ को, ठीक है। या फिर यहीं पे एक वाक्य समझा दूँ मैं आपको, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसमें समझाता हूँ, पहले मैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है देखो, जैसी स्ट्रक्चर होती है ना वैसी की वैसी रखी जाती है। मैं ऐसे बोलूँ, डू यू लाइक इंग्लिश, इसी का बना देते हैं। चलो, पहला सेंटेंस हमारे पास क्या होगा एक्टिव वॉइस का? डू यू लाइक इंग्लिश। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है। लाइक क्या है? मेन वर्ब है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब एक बात देखो भाई, जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये है, ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं प्यारे दोस्तों, ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का। हमें किसका बनाना है? पैसिव वॉइस का। बनाएं भाई। ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे जगह किसकी आएगी? हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। ये अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। ये अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या आएगी? मेन वर्ब ही आएगी। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अनुसार है? इस सब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अनुसार है? इस सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? इस सब्जेक्ट के अनुसार। पॉइंट क्लियर। अब देखो, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्या लिख दिया हमने? इंग्लिश। ठीक है। अब एक बात देखो, ये डू है ना, फर्स्ट फॉर्म है ना, डू लाइक, डू यू लाइक इंग्लिश, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किससे बदलते हैं? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा? बताओ ध्यान से। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा? इज। इज इंग्लिश। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। लाइक की कौन सी फॉर्म लगा दी हमने? थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट कौन बनता है हमारा? सब्जेक्ट। तो क्या लगा दिया हमने? बाई यू। बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? एक बार इस चीज़ को मैं मिटा दूँ, मैं उसी को और क्लियर करूँ, एक दो सेंटेंस और बताऊँ इसके, ठीक है। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखें, ऐसा सेंटेंस में और लाता हूँ। मैं ऐसे बोलूँ कि हैव
यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। एक दो सेंटेंस और लेता हूँ मैं, जिसमें बोलूँ आर दे राइटिंग ए लेटर। जिसमें बोलूँ डिड आई स्पीक फ्रेंच। अब देखो ये तीन प्रकार के सेंटेंस मैंने उठा लिए, इनको बदलें। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। अब देखो ध्यान से भैया, ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, टेकन क्या है, मेन वर्ब, योर ब्रेकफास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। योर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट क्यों है कि क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्या कर लिया है, ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जगह किसकी रहेगी भैया, हेल्पिंग वर्ब की ही रहेगी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मैं लिख देता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह रहेगी, ये किसकी जगह रहेगी, सब्जेक्ट की, ये मेन वर्ब की और ये ऑब्जेक्ट की। जैसे ये है ना वैसे की वैसे ही बनेगी। मैं आपको फिर बता दूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, स्ट्रक्चर में कोई प्रकार का बदलाव नहीं आता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब, सब कुछ वैसे का वैसा रहता है। ठीक है, अब एक बात देखो भैया, ये जो हैव है ये किसके अकॉर्डिंग है, यू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ब्रेकफास्ट के, योर ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी, योर ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने बीच में क्या लिख दिया, योर ब्रेकफास्ट, योर ब्रेकफास्ट, इस बार इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, योर ब्रेकफास्ट। अब देखो योर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे हैव और टेकन, हैव है ना, हैव का तो क्या रहेगा, हैव रहेगा, लेकिन योर ब्रेकफास्ट की जगह क्या हो जाएगा, अब हैज आ जाएगा, हैज योर ब्रेकफास्ट। और थर्ड फॉर्म है टेकन, तो क्या लगेगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और टेकन बाई यू। मैं एक बार इसको और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके क्लियर नहीं हुआ होगा। एक बार देखो, इसी सेंटेंस को आप लोग बदलो सिंपल में, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, इसको कैसे बदलेंगे, यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, ऐसे बदलेंगे। इसका बनाओ, कैसे बनाएंगे, योर ब्रेकफास्ट, ये तो सिंपल बदल दिया ना हमने, योर ब्रेकफास्ट। अब हैव है तो यहाँ पे हैज़ हैव में से आएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ तो क्या आएगा, हैज़ योर ब्रेकफास्ट हैज़ टेकन है तो बीन की थर्ड फॉर्म लगा दो, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, हैज़ योर ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाई यू का यू। ये तो समझ में आया क्या आप लोगों को? अभी तो मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, ये तो समझ में आया होगा कि योर ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाई यू। इसका इंटरोगेटिव बना लो। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज़ को अकेले को पहले लेंगे, हैज़ बीन तो पहले लेंगे नहीं, केवल किसको पहले लेंगे, हैज़ को। तो बना दिया हमने हैज़, फिर योर ब्रेकफास्ट का योर ब्रेकफास्ट रह गया, इंटरोगेटिव बना रहे हैं केवल। ठीक है, हैज़ योर ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाई यू। अब देखो दोबारा, इस हैज़, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको कोई बदलाव नजर आ रहा है क्या, हैज़ योर ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाई यू, हैज़ योर ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाई यू, किसी भी प्रकार का अंतर नजर आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा ना। तो आपके दो तरीके हैं आपके पास, अगर आप डायरेक्ट बदलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग फास्ट चलाओगे तो डायरेक्ट बदल दोगे, अदरवाइज पहले सिंपल में बदल दो, उसके बाद इंटरोगेटिव में ले आओ। पॉइंट क्लियर? एक दो वाक्य और बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, एक बार इस चीज़ को नोट करो, टेक योर टाइम प्लीज। मिटा दूं? ओके, एक सेंटेंस और लिखूं मैं, जैसे अभी लिखा था ना कि आर दे राइटिंग ए लेटर। ये क्या है प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है ना। दे क्या है, सब्जेक्ट, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, आर दे राइटिंग ए लेटर। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, आर दे राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट भी आएगा, मेन वर्ब भी आएगी और ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, ए लेटर,
इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे जो अब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ए लेटर के अकॉर्डिंग। इज आर एम है तो इज आर एम में से आएगा, ए लेटर के साथ आर लगेगा या इज, बिल्कुल क्या लगेगा, इज ए लेटर। आई एन जी फॉर्म है तो क्या लगा दिया हमने, बीइंग। राइट की फुल फॉर्म क्या हो गई, रिटन बाई, दे का क्या बन गया, दे। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाई दे। बोलो बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं है। एक दो वाक्य और लिखूँ मैं आप लोगों के लिए, ओके लिखते हैं चलो। जैसे मैं बोलूँ वॉज ही सर्चिंग फॉर ए बुक, ए बुक बनेगा, इसका सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए बुक। ए बुक के साथ वॉज और में से क्या आएगा, वॉज ही आएगा, वॉज ए बुक, ठीक है। अब सर्चिंग आई एन जी फॉर्म है तो बी की आई एन जी फॉर्म लगा दो, बीइंग। सर्च की थर्ड फॉर्म लगा दो, सर्च्ड, ठीक है। इज ए बुक बीइंग सर्च्ड, फोर का फोर रहेगा साथ में, बाई ही का हिम। बोलो कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस की बनाने आ गए होंगे। ये जो इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस थे ना उसी का पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो WH वर्ड वाले हैं ना वो देखो, मैं अगर यहाँ पे आर से पहले मैं लगा दूँ यहाँ पे कि वाई आर दे राइटिंग ए लेटर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वॉज ही सर्चिंग फॉर, यहाँ पे लगा दूँ वेयर वॉज ही सर्चिंग फॉर ए बुक। मैंने क्या किया, केवल वाई और वेयर लगाया है, ठीक है। मैं इस चीज़ को, उधर वाली चीज़ को मिटा के आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने इसी सेंटेंस में मैंने क्या लगा दिया, वाई आर दे राइटिंग ए लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, वही का वही वाक्य है तो वाई का वहाँ वहीं रख दो वैसे के वैसे ही। जैसे मैं बोलूँ वाई आर दे राइटिंग ए लेटर, वाई आर दे राइटिंग ए लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई जहाँ पे है ना ये वहीं का वहीं रह जाएगा, वाई का वही रह जाएगा, वेयर का वेयर ही रह जाएगा, ठीक है। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे बनेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ रहे हो ना बात को। मैं फिर समझा रहा हूँ इसी वाक्य को, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है यहीं हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब अब आएगी वो किसको देख के आएगी, इस ऑब्जेक्ट को देख के आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब क्या बनने वाला है, यहाँ पे अब सब्जेक्ट बनने वाला है। तो वाई क्या ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, सब्जेक्ट लेटर बन गया, वाई इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय देम। बोलो बातें क्लियर हो गई क्या इसमें, इसमें वेयर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वेयर शुरुआत में लगा दो, वेयर वॉज ए बुक बीइंग सर्च्ड फॉर बाय हिम। क्या बातें समझी हम लोगों ने कि WH वर्ड को लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, WH वर्ड जो भी होता है उसको लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, वहीं का वहीं रहेगी बात तो हमारी। मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा इसकी आपके लिए छोटी सी, क्या इस चीज़ को मिटा दिया जाए, अपनी कॉपी में नोट कर लेना प्लीज़। अब एक छोटा सा WH वर्ड में ही एक दिक्कत थोड़ी सी हमारे है, हु को बाई होम में बदला जाता है बस, ये और तो WH वर्ड जितने भी होते हैं ना वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वैसे के वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनमें। वेयर शुरुआत में तो वेयर लगा दो, वाई है तो वाई लगा दो, हाउ है तो हाउ लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क किससे पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्क पड़ता है हु जो होता है ना उसको बदल दो किस में, बाई होम में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बस ये पूछा जाता है क्यों बदल देते हैं बाई होम में। देखो हु किसके बारे में बताता है हमें प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बारे में, हु सब्जेक्ट के बारे में बताता है। मैंने आपको पहले जो शुरुआत की थी इस टॉपिक की तब आपको मैंने बताया था कि हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है और होम जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। फिर बता देते हैं हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्ञान देता है और होम जो है वो हमें ज्ञान देता है ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जिक्र होता है। अब देखो सब्जेक्ट को हम किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। जब आई सब्जेक्ट होता है तो किस में बदलते हैं हम, मी में, तो हु होगा तो किस में बदलेंगे, होम में। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं हम, थोड़ा सा बाई, एक प्रीपोजिशन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ प्यारे बच्चों कि आई एम राइटिंग ए लेटर,
तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ए लेटर इज बीइंग रिटन। अब आई है ना, ये सब्जेक्ट है ना, इसको हम बदलेंगे बाई मी में। वैसे हु है ना, उसको बदलेंगे हम बाई हुम में। बोलो बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई। हम हु को बाई हुम में क्यों बदलते हैं, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट है और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो इसके कुछ सेंटेंस, जैसे मैं बोलूँ एक दो सेंटेंस बता देते हैं डायरेक्ट इसके। हु टीचेज यू, जैसे मैं बोलूँ हु टोल्ड यू या हु टोल्ड हिम। ठीक है, जैसे एक वाक्य लिखूँ मैं, हु इज लुकिंग आफ्टर हिम। जैसे एक वाक्य लिखूँ मैं, हु टीचेज यू इंग्लिश। हमारे पास 4 प्रकार के वाक्य आ गए। हु टीचेज यू, हु टोल्ड हिम, हु इज लुकिंग आफ्टर हिम, हु टीचेज यू इंग्लिश। आगे अब देखो, बदलें इसको। हु टीचेज यू, हु को डायरेक्ट हम किस में बदल देते हैं, बाई होम में। बाई होम में, ये चाहे तो शुरुआत में रख लो चाहे अंत में रख लो, लेकिन एक बार हम मान लो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हु क्या है हमारा सब्जेक्ट तो है। हु क्या है सब्जेक्ट है। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। मैं बोलूँ कि श्याम टीचेज यू, श्याम तुम्हें पढ़ाता है, तो इसका मतलब श्याम तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाने वाला श्याम है। और अभी श्याम की जगह तो क्या नाम आया हमारा, हु। ठीक है, तो बाई होम। अब देखो इसमें सब्जेक्ट तो क्या था, हु, टीचेज क्या है, मैन वर्ब, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। भाई तुम्हें कौन पढ़ाता है, यू सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता तो वाक्य की शुरुआत में होता। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, किसे, तुम्हें। तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनता है हमारे वाक्य का, सब्जेक्ट। बोलो बनता है कि नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अच्छा अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखो बाई होम, टीचेज कौन सी फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को किससे बदल देते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है भैया, इज, आर और एम। यू हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। बाई होम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डॉट। बाई होम आर यू डॉट, बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाते हैं, हु टोल्ड हिम, हु को किससे बदल दिया हमने, बाई होम में। ठीक है, हम अल्ट करते क्या है, देखो इस बाई जो बाई होम है इसको लास्ट में रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किस में रख लिया, शुरुआत में रख लिया, बाई होम। ठीक है, अब देखो ये हु क्या है वाक्य का सब्जेक्ट, टोल्ड क्या है मैन वर्ब, एंड हिम क्या है हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। टोल्ड सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। हिम क्या बन गया हमारा, ही, तो बाई होम वॉज ही, वॉज लगेगा ही के साथ। ठीक है, बाई होम वॉज ही, बाई होम वॉज ही टोल्ड, बस सिंपल, बाई होम वॉज ही टोल्ड, कोई दिक्कत नहीं होगी। हु इज लुकिंग आफ्टर हिम, हु किससे बदल दिया हमने, बाई होम में। थोड़ा सा लॉजिकल सोच के देखो कि समझ में आ जाएगा, बाई होम, हु इज लुकिंग आफ्टर हिम बाई होम। अब देखो हिम है, ये सब्जेक्ट बनेगा, हिम के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा, इज लगेगा, बाई होम इज ही। अब देखो लुकिंग, बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग, बाई होम इज ही बीइंग, और लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर, बस बाई होम इज ही बीइंग लुक्ड आफ्टर, बहुत सिंपल है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो बाई होम, यू सब्जेक्ट बनेगा हमारा, बाई होम, यू के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। बाई होम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोट, बाई होम आर यू टोट इंग्लिश, बाई होम आर यू टोट इंग्लिश। बोलो बातें क्लियर हुई। ये हमारे हु के सेंटेंसेज थे कुछ।
अब मैं आपके लिए छोटी सी इसकी एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस का लास्ट पार्ट हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का लास्ट पार्ट के साथ ही हमारा वॉइस का पार्ट भी यहाँ पे खत्म होने वाला है। अब देखो आपके लिए एक्सरसाइज है, ये 9 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, प्लीज आप इसे सबसे पहले करो, टेक योर टाइम प्लीज। 9 क्वेश्चन करो, उसके बाद ये अलग चीज है, आप पहले उन 9 क्वेश्चन को कर लो। तो देखो, डज ही राइट ए लेटर, मैं आपको करवाता हूं। डज ही राइट ए लेटर, देखो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, और ए लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बनने वाला है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। डज राइट फर्स्ट फॉर्म है, इज आर एम बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ए लेटर के साथ क्या लगेगा इज ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही की हिम। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वर यू प्लेइंग फुटबॉल, देखो यू क्या है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट। बिल्कुल भी हार्ड चीज नहीं है, केवल लॉजिकली समझते जाओ चीजों को, अगर लॉजिक के साथ समझोगे तो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वर क्या है हमारे वाक्य का हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब, एंड फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है वोज और वर है भाई, वर्ब तो यू के साथ लगा था, फुटबॉल के साथ क्या लगेगा वोज लगेगा, तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे वोज फुटबॉल, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होगी बीइंग प्लेड बाय यू, बस सिंपल है। वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है, वेन का वेन रख दो, वेन और वोज बाकी तो सेम क्वेश्चन है, वेन वोज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, बाकी सेम है। तो हमने क्या सीखा है कि ये जो WH वर्ड है ना, ये WH वर्ड वहाँ का वहाँ रह जाता है, सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल हु वाले सेंटेंस जो होते हैं ना WHO हु वाले, उनमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आता है। तो देखो इसको, वेयर वॉज ही मेकिंग ए नॉइज, तो वेयर का क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, वेयर का वेयर, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर वॉज ही मेकिंग ए नॉइज, सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा ए नॉइज। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये ए नॉइज के अकॉर्डिंग आएगी, वो जो वर है तो ए नॉइज के साथ भी क्या लगेगा वॉज ही लगेगा। वेयर वॉज ए नॉइज, सॉरी वेयर वॉज ए नॉइज। अब देखो आईएनजी फॉर्म है, बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है बीइंग, मैक की थर्ड फॉर्म मेड, वेयर वॉज ए नॉइज बीइंग मेड बाय ही का क्या बन जाएगा हिम, क्योंकि ही क्या था हमारे वाक्य का सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वर यू डूइंग, तो व्हाट का व्हाट रह जाएगा, यू सब्जेक्ट है, व्हाट वर यू डूइंग तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, तो देखो व्हाट वॉज बीइंग डन बाय यू, व्हाट वॉज बीइंग डन बाय यू, सिंपल सी चीज है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट वर यू डूइंग तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा था, व्हाट वॉज बीइंग डन बाय यू, व्हाट के साथ क्या लगेगा वॉज लगेगा। अब देखो हु रोट दी रामायण, एक बार आप है ना ये 5 सेंटेंस जो है इनको अपनी कॉपी में उतार लो प्लीज, ठीक है। आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, आप एक बार इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हु वाले सेंटेंस में यहाँ करवा देता हूँ, इनको मैं मिटा दूँ, आगे देखो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हु रोट दी रामायण, हु रोट दी रामायण, देखो हु किससे बदल जाएगा बाय हुम में, ठीक है। हु रोट दी रामायण, रामायण किसने लिखी, क्या किसने लिखी रामायण, हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया अब सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अभी रामायण, ये सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी। रोट क्या है हमारे वैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों वॉज और वर, बाय होम वॉज दी रामायण, क्योंकि रामायण के साथ क्या लगना है वॉज लगना है, बाय होम वॉज दी रामायण, और राइट की तरफ फॉर्म क्या हो गई रिटन, WRITTEN। इनको और देख लो, हु हैज स्टोलन हर पेन, तो बाय होम, हर पेन जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, और हैज और हैव में से हर पेन के साथ हैज लगेगा, बाय होम हैज हर पेन
बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है स्टोलन तो यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन लगेगी। बीन स्टोलन बाई, बाई तो लगेगा नहीं, बस ठीक है, क्योंकि बाई होम तो हमने शुरुआत में लगा दिया। बाई होम हैज हर पेन बीन स्टोलन। नेक्स्ट देखें, हु टॉट हर रशियन, तो बाई होम हर है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टॉट, वॉज और वर लगेगा बी के सेकंड फॉर्म में से, तो हर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉज लगेगा। बाई होम वॉज सी टॉट रशियन, RUSSIAN। मैं फिर समझा देता हूँ इस चीज़ को, हु को इसमें चेंज कर दिया हमने बाई होम में, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वॉज और वर में से कुछ आएगा, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, और वॉज और वर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, हर के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि हर हमारे वाक्य की क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। बाई होम वॉज सी टॉट रशियन। नेक्स्ट देख लो, हु वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश, तो बाई होम, बाई होम वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश, हिम के अकॉर्डिंग बनेगा, तो वॉज और वर में से हिम के अकॉर्डिंग क्या क्या लगेगा, वॉज लगेगा। बाई होम वॉज ही, और यहाँ पे ING फॉर्म है तो बीइंग लगा दो, बीइंग टॉट, और इंग्लिश बचा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पे रख दो, ऑब्जेक्ट सॉरी। बाई होम वॉज ही बीइंग टॉट इंग्लिश। बोलो आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई हैं तो एक बार इसको गौर से समझो, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में पैसिव वॉइस बनाया है, हु को केवल बाई होम में चेंज किया है। बात क्लियर हो गई? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लो, टेक यू टाइम प्लीज। ये हु वाले सेंटेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा फिर आगे जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट और फाइनल हमारा जो पॉइंट है पैसिव वॉइस का, वो ये है कि अब तक हमने केवल एक प्रीपोजिशन का यूज किया है, और वो है बाई, किया है ना। एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से भी आते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें बाई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, अलग प्रीपोजिशन आती हैं। वैसे तो सारी प्रीपोजिशन क्लियरिटी आपके आएगी जब आप प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ लोगे तब, लेकिन अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें कि बेसिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आज तक पूछे गए बाई के अलावा, हमारी हेडिंग है प्रीपोजिशन बिसाइड्स बाई इन पैसिव वॉइस। बिसाइड्स करके थे के अतिरिक्त, यानी कि बाई के अलावा कितनी प्रीपोजिशन है जो यूज होती हैं। ध्यान से देखो, नो के साथ कभी भी बाई यूज नहीं होता है, नो के साथ क्या यूज होता है, टू, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरा खुद का ये क्वेश्चन गलत हुआ है एक बार, तो मैंने जो गलत हुआ है मेरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने लिखा भी है। नो के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू। 2 नंबर मैरी, मैरी का अर्थ क्या है, शादी करना, मैरी के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू। कई विद्वान लोग ऐसे भी कहते हैं कि मैरी के साथ विद लगता है, लेकिन एग्जाम में कभी भी विद का ऑप्शन नहीं आया आज तक, केवल टू का ही ऑप्शन आया है। तो जहाँ तक मेरी राय है, मेरा विचार है, मैरी के साथ टू ही लगता है। बाकी अलग अलग टीचर्स इसमें अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन आपको अगर जो अच्छा लगे वो मानो, लेकिन मेरी राय है कि टू ही लगता है, टू के अलावा कुछ नहीं लगता है, विद कभी नहीं लगता है। बस ये बताते हैं कि पैसिव वॉइस में ऐसा लगता है वैसा लगता है, ये गलत बात है। मैरी के साथ टू। इंटरेस्ट इन और कंटेन इन, ये मैंने आपको एक दिन बताया था, IC के साथ क्या लगता है, इन, IC इन, यानी इंटरेस्ट एंड कंटेन, यानी कोई चीज़ इसमें निहित होती है ना, उसके साथ टू लगता है, सॉरी इन। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड, संतुष्ट होने के लिए क्या लगता है हमेशा, विद, और आश्चर्यजनक बात होने पे, अलार्म्ड, अनोय, शॉक्ड एंड सरप्राइज, इसके साथ क्या लगता है हमेशा, एट। अच्छा, विद इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी काम किसी, जैसे मैं बोलूँ मैं मार्कर पेन से लिख रहा हूँ, मार्कर पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है। मैं ऐसे बोलूँ, राम ने सांप को छड़ी से मारा, पुराने समय से इस सेंटेंस को पढ़ते आ रहे हैं, छड़ी से मारा, तो बाई ए स्टिक नहीं, विद ए स्टिक बताएंगे अभी सेंटेंसेस को, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का नाम कोई भी है हमेशा क्या लिखेंगे, विद, और पर्सन का नाम आए तो बाई लगाया जाता है। पर्सन, जैसे मैं बोलूँ किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा, तो बाई राम। पत्र किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा, बाई राम। किस से लिखा गया, पेन से, तो विद पेन। बातें क्लियर हो गई। एक छोटा सा सेंटेंस बताता हूँ आपको, जो मैं आपको बताने वाला था लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया था, अब बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ, दिस
लेटर वॉज रिटन, खालिस्तान राम, खालिस्तान, रेड इंक, खालिस्तान, पार्कर पेन। अब देखो इस वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है और क्वेश्चन कई बार आता है। दिस लेटर वॉज रिटन, किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा। नेम ऑफ पर्सन आ गया, नेम ऑफ पर्सन के लिए हमेशा क्या लगता है? बाई। अच्छा, किस में लिखा गया? रेड इंक से, तो क्या लिखेंगे? इन रेड इंक, ठीक है। एंड किससे लिखा गया? पार्कर पेन से, तो क्या लिखेंगे? विद पार्कर पेन। बस ये क्वेश्चन आता है विद इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा क्या लगता है? विद। क्वेश्चन देखते हैं। हिज विक्ट्री इज सरप्राइजिंग द होल स्कूल, हिज विक्ट्री इज सरप्राइजिंग द होल स्कूल। प्यारे दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज विक्ट्री, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सरप्राइजिंग क्या है? मेन वर्ब, दी होल स्कूल ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका कैसे बनाएंगे? दी मैं यहां लिख रहा हूं, दी होल स्कूल, दी होल स्कूल। अब देखो इज आर एम है, इज आर एम ही लगेगा, होल स्कूल के साथ भी क्या रहेगा? इज। सरप्राइजिंग आई एन जी फॉर्म है, तो बी की आई एन जी फॉर्म लगा दो, बीइंग सरप्राइज्ड, एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज्ड बाय या एट हिज विक्ट्री। एक नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। एक बार छोड़ देते हैं इसको, दो नंबर बनाते हैं। दिस बोतल कंटेंस मिल्क, तो मिल्क, ठीक है। कंटेंस फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम, मिल्क के साथ क्या लगेगा? इज, मिल्क इज। कंटेंट की थर्ड फॉर्म कंटेंट बाय या इन दिस बोतल। नेक्स्ट 3 नंबर सेंटेंस की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। हु नोज यू, तो बाय होम, ठीक है। हु को तो बाय होम में बदलते हैं और सब्जेक्ट यू बनने वाला है क्योंकि यू अभी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये नोज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम, यू के साथ क्या लगेगा? आर, बाय होम आर यू। अच्छा, मैं इसमें लिख देता हूँ बाय या टू, टू होम या बाय होम आर यू नोन। एंड नेक्स्ट लिख देते हैं 4 नंबर सेंटेंस। हर सक्सेस सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय या एट हिज सक्सेस। ध्यान से देखो बातों को, क्वेश्चन यहीं से उठता है। द होल स्कूल इज बीइंग सरप्राइज्ड बाय हिज विक्ट्री। बस इतना सा दे दिया होता है, हम गलती से कर देते हैं क्योंकि हमारा एक ही पढ़ा होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई लगता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई लगे। पैसिव वॉइस में अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रीपोजिशन आती हैं, वो लग सकती हैं। बाई के अलावा एट लग सकता है, विद लग सकता है, इन लग सकता है, ठीक है, बहुत सारी लगती हैं। तो यहाँ पे सरप्राइज सर क्या लगता है? हमेशा एट। मैंने भी बताया था आश्चर्यचकित होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, अलार्म, एनोय, शॉक्ड, सरप्राइज, क्या लगेगा? हमेशा इनके साथ एट ही लगेगा। मिल्क इज कंटेंट बाई दिस बोटल या इन दिस बोटल? इन दिस बोटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू होम या बाई होम? देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे 2016 के एग्जाम में आया था CGL में और मेरा गलत हुआ था क्योंकि मेरा एक ही चीज़ पढ़ा हुआ था मेरे कि हु को तो बाई होम में चेंज करते ही है, लेकिन क्या ज़रूरी है ऐसा? जब नो वर्ब आ गई तो किस में बदलते हैं? टू में। टू होम आर यू नॉन, फिर बाई नहीं आएगा, क्या आएगा? टू। एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको और लिख के बताता हूँ, पहले इसको समझा देते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हिज सक्सेस या एट हिज सक्सेस? एट हिज सक्सेस। मैं एक छोटा सा वाक्य और लिखूंगा, आई नो यू। 5 नंबर वाक्य यहाँ लिखता हूँ मैं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इसका कैसे बनेगा पता है? पैसिव वॉइस, यू आर नोन बाई मी, नहीं, नोन टू मी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट कर लो। टेक योर टाइम प्लीज। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा एक सिंगल वीडियो और एक वॉइस का पूरा टॉपिक। मैंने मेरे हिसाब से एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है। जो बेसिक जितनी भी बातें होती हैं वॉइस की, वो सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। और लगातार मैं आज 1.5-2 घंटे से बोल रहा हूँ आपके सामने। प्लीज़ इस बात का ये फ्रूटफुल होना चाहिए, फल मिलना चाहिए। मुझे मिले ना मिले, आपको ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
इम्पोर्टेंट आपके लिए है। मुझे तो ये बातें आती हैं, मैंने तो ये सीख ली। अब सीखना आपको है। देखो, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते, सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा। मेहनत अगर आप करोगे तभी आप सक्सेसफुल बनोगे, तभी आप नौकरी लगोगे। ठीक है, अगर आप नौकरी लगना चाहते हो, अगर आप अपना जीवन, अपने पेरेंट्स का जीवन सुधारना चाहते हो, तो इन चीज़ों को प्लीज़ पढ़ें, ये ही आपका भविष्य बनाने वाली हैं। अगर आपको ये मेरी मैराथन क्लास पसंद आई है तो मुझे बताएं कमेंट में, हम आगे भी ऐसी क्लासेस लगाएंगे, वरना हम छोटे छोटे वीडियो में आपको बातें देंगे। ये हमारी पहली एक मैराथन क्लास थी आपके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।